ionization potential. So what do you mean by ionization potential? It is the energy required. It is the energy required to remove the outermost or the loosely bounded electron from, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये लाइंस मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, from an isolated gaseous atom. ये लाइंस मैंने बोल दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका रीज़न क्या है वो भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं. ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको याद रहता है बट ये नहीं याद रहता, तो ये भी पार्ट कर लेते हैं. सो व्हाट इज़ इट, मेरे पास एक मेटल होगा, ये कोई भी एलिमेंट है m नाम का, ये गैसियस स्टेट में और ये अकेले है, इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग. ओके, सो नाउ इसमें से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, सो इट विल कन्वर्ट इनटू अ कैटायन एंड यू विल गेट दिस. सो यहाँ पे निकलने वाली जो एनर्जी होगी, एनर्जी यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ने वाली एनर्जी होगी, दिस एनर्जी इज़ ओनली कॉल्ड एज ionization potential. This energy is called as ionization potential. यहाँ पे मिलने वाली एनर्जी ionization potential. अब देखो, कभी भी इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो what does it mean? You will have to do work. Okay, whenever you remove an electron, you need to do work. So when you do work, okay, that is the process, the energy is supplied, and when you supply energy, the process becomes endothermic. So to remove the electron, तुम्हें उसके न्यूक्लियस के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूक्लियस उसको होल्ड करके रख रहा है, तो तुम्हें उसको न्यूक्लियस के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन वी नीड टू सप्लाई एनर्जी, एंड व्हेन यू द प्रोसेस इन विच यू सप्लाई द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेस. सो हेंस आयनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा कैसा हो जाएगा, तभी मैंने लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है. सो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस, इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. और ये थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा पार्ट है, जिसमें क्या बोलते हैं, जो एनर्जी होती है ना, उसको एक और टर्म बोलते हैं, एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंथैल्पी. सो एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एक और टर्म बोलते हैं इंथैल्पी, कि थर्मोडायनेमिक्स में तुम पढ़ोगे. तो इंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल डेल्टा एच. सो फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस क्या होता है, फिर से ये थर्मोडायनेमिक्स की चीज़ है, तो बस क्योंकि तुम्हें बुक्स में मिलेगी इसलिए आई एम फॉलोइंग देम. सो फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, डेल्टा एच जो होता है ना, उसकी जो भी वैल्यू आती है वो आती है पॉजिटिव, ग्रेटर दैन 0. सो हमें ऐसे, अगर उसकी नेगेटिव आती है तो हम बोल देते हैं प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, और अगर पॉजिटिव आती है तो हम बोल देते हैं इट इज़ एंडोथर्मिक. सो यहाँ पर हमारी जितनी भी वैल्यूज़ आने वाली हैं वो कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी. सो आयनाइजेशन पोटेंशियल that is for ionization potential delta H will be greater than 0. ओके, पॉजिटिव ही दिखता है, क्योंकि प्रोसेस हमेशा हमें उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है, हमें न्यूक्लियस के अगेंस्ट काम करना पड़ता है, उसकी वजह से हमारा जो प्रोसेस होता है वो हमेशा एंडोथर्मिक रहता है, एंड हमारा जो डेल्टा एच का वैल्यू आता है वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है. ओके, ठीक है. अब क्या होता है, इसको हम लोग फिर से करें. अब जैसे फॉर एग्जांपल मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं. जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं हम उन्हें दो ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, जैसे मेटल्स हो गए और नॉन मेटल्स हो गए. तो मेटल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं इन नेचर, मेटल्स और नॉन मेटल्स. सो मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं. ओके, सो हाउ दे एग्जिस्ट इन नेचर, मेटल्स एग्जिस्ट इन नेचर, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म. ओके, एंड तुम ऐसे लिख देते हो सोडियम पोटेशियम ऐसे,
तो वो कैसे हैं, कितने एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एंड दे आर मोनोएटॉमिक। फाइन। और यहाँ पर क्या होता है, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी ले लो, तो दे एग्जिस्ट इन डायटॉमिक फॉर्म। बट अच्छी बात ये है ये गैसियस होते हैं। ओके, सो क्या है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम आएगी जब हमें इसको, क्योंकि हमारे को आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है कि आप हमें आइसोलेट करके दोगे, हम नहीं करने वाले हैं, यू आर गोइंग टू आइसोलेट एंड सिर्फ हम लास्ट स्टेप करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। सो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर हमें एक नॉर्मल मेटल दे दिया जाए रूम टेम्परेचर पे तो वो सॉलिड होगा। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें उसे गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गैस से ही तो हम एक इलेक्ट्रॉन पकड़ सकते हैं। सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होंगे, हमें एक एटम नहीं मिलेगा, हमें उसे गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ ले लिया सोडियम, तो सोडियम इनिशियली सॉलिड होगा, उसे हमें गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गैस में से एटम को निकालना ईजी होता है, क्योंकि गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो यहाँ लगने वाली एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस क्या होता है, सब्लिमेशन, ये तुमने किया हुआ है। सो यहाँ पे लगने वाली एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ओके, एंड फिर जब हमारे पास ये देखो, यहाँ पे एडवांटेज ये है कि वो अकेले एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट अलोन। दैट मीन्स यहाँ पे एडवांटेज तो ये है कि इट इज़ आइसोलेटेड, इट इज़ एक्चुअली आइसोलेटेड, लेकिन वो गैस नहीं है, तो हम गैस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, इसको अच्छे से कर लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा। तो इसीलिए वापस से रिपीट करके भी बता दे रहे हैं। फाइन। सो अब देखो मेरे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम आ गया। सी नाउ इट इज आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब यहाँ से जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो जो मेरी एनर्जी लगेगी उसी को हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। दिस एनर्जी इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, नॉट द एनर्जी रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट स्टेप। It is not the energy required in the first step, it is only the energy required in the second step. This energy is not included. तुम खुद ये काम करके मुझे दोगे, ये काम करके देना पड़ेगा, then I will just remove it. Similarly, अगर डायटॉमिक स्पीशीज़ की बात करी जाए तो डायटॉमिक स्पीशीज़ या जैसे तुम्हारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, डायटॉमिकली, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी ले लो। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, उन्हें आइसोलेट करना पड़ेगा। तो इन स्टेप 1 हमें पहले क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू आइसोलेट देम। ओके, और या फिर उनको मोनोएटॉमिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मोनोएटॉमिक में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, डायटॉमिक कैसे बनते हैं, हाउ इज O2 फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो हमें इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो ये दोनों एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में होगी कोवलेंट बॉन्डिंग। सो O2 को हम लोग 2 एटम्स में कन्वर्ट करेंगे। इन स्टेप 1 यू विल आइसोलेट देम, तो यू विल कन्वर्ट फ्रॉम अ मॉलिक्यूल टू एटम्स एंड देन इट विल बिकम आइसोलेटेड। तो यहाँ ये तो अच्छा है कि गैसियस है, लेकिन ये आइसोलेटेड नहीं होते हैं, वहाँ आइसोलेटेड होते हैं लेकिन गैसियस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो लगने वाली एनर्जी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी। सो बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी क्या हो जाएगी, इन इंग्लिश यू विल कॉल इट एज, इन केमिस्ट्री टर्म इट बिकम्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो ये आइसोलेट हो गए, गैसियस तो पहले से ही थे। सो हम लोग स्टेप 2 करेंगे। अब स्टेप 2 में क्या करने वाले हैं, स्टेप 2 में अब इलेक्ट्रॉन निकालो। नाउ इट इज ऑलरेडी आइसोलेटेड, इट इज गैसियस, सो नाउ रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग फर्स्ट स्टेप वाली एनर्जी को आयनाइजेशन पोटेंशियल में काउंट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब आपकी ड्यूटी है कि आप मुझे आइसोलेट और गैसियस करके दो, फिर हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ स्टेप 2 में लगने वाली एनर्जी आयनाइजेशन पोटेंशियल में काउंट होगी, स्टेप 1 वाली एनर्जी उसमें काउंट नहीं।
ओके, सो टेल मी, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। सो अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। तो ये हो गया हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम लोग करते हैं फैक्टर्स गवर्निंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। फैक्टर्स गवर्निंग द आयनाइजेशन पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? ओके, तो जस्ट लाइक एटॉमिक रेडियस किया था ना, मैंने तुम्हें बोल ही दिया था कि अब सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस के रिवर्स जाएंगी। तो यहाँ पर भी ये रिवर्स ही जाएगा बेसिकली। तो पहले जो हमारे एटॉमिक रेडियस के गवर्निंग फैक्टर्स थे, पहले उनको कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे के कर लेंगे। तो एटॉमिक रेडियस में पहला फैक्टर कौन सा था? फर्स्ट फैक्टर, मतलब पहले हम एटॉमिक रेडियस को ही कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस। सो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, नियर टू दी मैग्नेट ज़्यादा डेंस होती हैं एंड अवे फ्रॉम दी मैग्नेट लेस डेंस होती हैं। तो सेम वे में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नियर टू दी न्यूक्लियस डेंसर होगी और अवे फ्रॉम दी न्यूक्लियस क्या होती जाएगी, लेस डेंस होती जाएगी। सो दैट मीन्स एज यू मूव अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, व्हाट हैपन्स? एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या फर्क पड़ेगा? The atomic sorry, my mistake. As atomic radius increases, as atomic radius increases, is it becoming easier to remove the electron or it will become difficult to remove the electron? What will happen? Easy. Okay, hold of nucleus will decrease. Okay, or you can say electrostatic, the energy which is holding it, it will decrease. So as the atomic radius increases, तो हमारा Z इफेक्टिव हम एक्चुअली इसमें लिखना चाहते हैं साथ ही साथ। सो देखो सेकेंड पॉइंट मैं लिख देती हूँ तुम्हें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम दोनों को एक साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ विद द सिंबल Z इफेक्टिव। ओके, सो यू नो एज एटॉमिक, ये दोनों एक ही साथ हम इंक्लूड कर सकते हैं। एज एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, व्हाट हैपेंस? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, it is going to decrease, that is hold of the nucleus will decrease, hold of nucleus will decrease. So tell me, will it become easier to remove the electron or it will become difficult to remove the electron? Will it become easier to remove the electron or it will be difficult to remove the electron? Easier. Easier. Easier means कम एनर्जी लगेगी कि ज़्यादा लगेगी? लेस एनर्जी। ओके, सो जितना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस उतनी कम आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो कैन आई से आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जितना दूर जाओगे उतने ईजिली हम लोग डिस्ट्रैक्ट करके इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। और आई कैन से जितना पास में रहेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा लगेगा और उतनी हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको निकालने के लिए। सो Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस एंड Z effective is directly proportional to ionization potential and indirectly proportional to atomic radius. Can we say like this? तो ये दो रीजन समझ में आए। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इजीली हम निकाल सकते हैं और जितना होल्ड खत्म होगा उतना कम होगा, Z इफेक्टिव कम होगा, उतना इजीली हम निकाल सकते हैं। तो ये दो रीजंस क्लियर हुए। दो रीजंस क्लियर हुए। अब देखो थर्ड रीजन, ठीक है, जो एटॉमिक रेडियस में भी पढ़ाया था। थर्ड रीजन क्या था? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट को मैं सिंबल साई से सिग्मा से रिप्रेजेंट करूँ। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट?
अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, जिससे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है. सो इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट इज हायर, व्हाट विल हैपन? स्क्रीनिंग इफेक्ट इज हायर, द एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क आएगा? Atomic radius will increase. So if atomic radius increases, what will happen to ionization potential? Will it be easier to remove this? Yes. So ionization potential will decrease. Okay. So atomic radius का direct फर्क इसके ऊपर पड़ता है. So I can say screening effect is indirectly proportional to ionization potential. और स्क्रीनिंग इफेक्ट किसके ऊपर ज़्यादा होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस पे होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट मैक्सिमम किसका होता है? सो यू रिमेंबर, यस, स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या था? एस, देन पी, देन डी एंड देन एफ. एंड डी एंड एफ में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. सो इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डी एंड एफ as compared to removing the electron from SN2. It will be difficult क्योंकि ये contraction आ चुका है, ठीक है. So it is difficult to remove the electron from here as compared to this and this. तो अब factors ज़्यादा better clear हो रहे हैं. Can you get the factors now? ठीक है. So अभी फिर हम लोग नेक्स्ट फैक्टर करते हैं. अब ये जो दोनों एक फैक्टर्स है वो नए फैक्टर्स हैं, वो तुमने नहीं किए हैं. सो इसमें एक होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग पावर. सो फोर्थ फैक्टर इज पेनिट्रेटिंग पावर. सो पेनिट्रेटिंग पावर मीन्स नियरनेस टू द न्यूक्लियस, नियरनेस ऑफ द सबशेल टू द न्यूक्लियस. ठीक है. सो नियरनेस टू द न्यूक्लियस. सो एस सबशेल ना ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, वो ज़्यादा न्यूक्लियस के पास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. पेनिट्रेटिंग पावर का जो ऑर्डर होता है वो एस सबशेल बहुत न्यूक्लियस के पास होता है, फिर पी सबशेल और थोड़ा सा पास होता है, फिर डी और एफ न्यूक्लियस से थोड़े दूर होते हैं. फाइन. सो जितना न्यूक्लियस के पास रहोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना हाई लगेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना हाई लगेगा उतना ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा. सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पेनिट्रेटिंग पावर एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल? इट विल बिकम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है. वेरी गुड. देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, लास्ट थिंग. ठीक है. सो एक्चुअली जो मैं तुम्हें ये दिखाने जा रही हूँ, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स. ओके. सो एक्चुअली देखो, लिखाने को क्योंकि थ्योरी में दिया हुआ है इसलिए सब लिखा दिया, बट काम के तुम्हारे यही 3 फैक्टर्स हो गए. मतलब अगर तुमने इन 3 फैक्टर्स को, ये 3 फैक्टर्स, इन 3 फैक्टर्स को ढंग से समझ लिया ना, बाकी जगह इनकी और किसी फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इन्हीं 3 फैक्टर्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से ही हमारा पर्पस क्वेश्चन सॉल्विंग आराम से हो जाती है. तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना शील्डिंग से और पेनिट्रेटिंग से. थ्योरी पता होनी चाहिए इसलिए बता दिया. प्रैक्टिकली देखे तो यही 3 काम आते हैं, बाकी काम ही नहीं आते हैं. प्रैक्टिकली इन्हीं तीनों से हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस, वी विल स्टडी दिस लेटर इन एटॉमिक. जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दैट प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट. हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, fully filled orbitals are comparatively more stable. Please keep yourself on mute. Are comparatively more stable. Now because they are more stable, it becomes difficult to remove the electron. So hence difficulty arises
to remove the electron. Okay, or because it becomes difficult to remove the electron, that means ionization potential increase कर जाएगा. So what is the stability order? सबसे ज़्यादा stable होते हैं fully filled orbitals. It is very difficult to remove the electron from fully filled orbital. Then कौन होगा? half filled and then others. तो बाकी के ऑर्डर के लिए फिर तुम्हें ये वाली कंडीशन फेल हो गई, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर एटॉमिक रेडियस देखना पड़ेगा. बट अगर हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड है तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. ओके, सो दिस मीन्स हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल अगर मिल गया तो ऑब्वियस सी बात है हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर जाना है. दैट मीन्स इट विल इंक्रीज द आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, इसकी वजह से हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है. तो मेनली तुम्हें 3 फैक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने हैं. बाकी की थ्योरी पता होनी चाहिए. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़, मतलब इन तीनों से मुझे अभी तक काम चल रहा है. मतलब कभी मुझे बाकी फैक्टर्स को लगाने की ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी है, मतलब नॉट यूज्ड. ओके, सो ये वाला फैक्टर एंड मूविंग टू दिस फैक्टर, मतलब इन 3 फैक्टर से ही मेरे सारे पर्पस सॉल्व हो जाते. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ बिकॉज आई वॉज गेटिंग सो मेनी डाउट्स. सो क्योंकि लिखा हुआ वी आर डिस्कसिंग देम, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और इसलिए भी डिस्कस कर दिया, बाई चांस स्कूल में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, और 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो तुम लिख पाओ, इसलिए डिस्कस कर दिया. ओके फाइन. सो अब हम लोग कर लेते हैं पीरियोडिसिटी. ठीक है, अब हमें फैक्टर्स तो पता ही है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं पीरियोडिसिटी. सो लेट अस डू विद पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल. किसके लिए पढ़ रहे हैं? आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए. सो विथ रिस्पेक्ट टू आयनाइजेशन पोटेंशियल इसके लिए कर लेते हैं. ठीक है, पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल फॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल. तो ये पार्ट कर लेते हैं. सो सी व्हाट विल हैपन. तो हम लोग दो ट्रेंड में मूव करते हैं. कौन कौन से ट्रेंड्स में मूव करते हैं? तो पहला ट्रेंड होता है वी मूव अलोंग द ग्रुप, फाइन, and along the period. So supposing I take along the period, supposing we are moving along the period, fine. तो जब हम along the period मूव करते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम रहते हैं. मतलब कंडीशन नंबर 1 फेल हो गई, एटॉमिक रेडियस क्या रहेगा? सेम रहता है. ओके, तो एटॉमिक रेडियस हमारा सेम रह रहा है. तो जब पहली कंडीशन फेल हो गई तो कौन सी कंडीशन पे जाएं? टेल मी. पहली कंडीशन फेल हो गई तो सेकंड कंडीशन पे जाओगे. सेकंड कंडीशन बताओ क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे. सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस and that means effective nuclear charge also increases. So on moving left to right along the period, effective nuclear charge is increasing because atomic number is increasing. So what will happen for the same orbit? ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो डिफरेंट ऑर्बिट के लिए भी इंक्रीज करता है, लेकिन ऑर्बिट ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है. तो यहाँ जब ये कंडीशन फेल हो गई तो हमने ये लगा दी. फाइन. सो दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आयनाइजेशन पोटेंशियल. इसका मतलब क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल. इसका मतलब हो जाएगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, हेंस
it will become difficult to remove the electron, or I can say ionization potential will also increase. तो यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी इंक्रीज अपने को दिखेगा, ठीक है। लेकिन chemistry cannot be studied without, and especially this chapter cannot be studied without an exception. So there is an increase, but this increase is not gradual. There are some breaks in this increase. And why is this happening? Because of, ये क्यों हो रहा है, gradual क्यों हो रहा है? Because of, क्यों हो रहा है? Why is this not gradual? Because of, yes, extra stability factor of half-filled and fully filled orbitals. तो इसकी वजह से हमारे को प्रॉब्लम आती है, मतलब हमें यहाँ चेंजेस क्रिएट करने पड़ते हैं. सो ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, ये हमारा बहुत अच्छे से नहीं हो पाता. जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो पहले तो मैं बताती हूँ यहाँ पे, मतलब मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, जो मैंने तुम्हारे को थोड़ा सा स्किप कर दिया, मैं बीच में इंक्लूड कर दूँगी. सो हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड हम लोग कैसे निकालेंगे? सो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिखे यहाँ पे सबशेल्स, यहाँ लिखा सबशेल्स, ठीक है, सबशेल. फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल लिखो, फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स लिखो, फिर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ कितने आएंगे, और यहाँ पे फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ कब आएंगे. ओके, तो यहाँ पर एस सबशेल में, सॉरी सबशेल का नाम लिखा, तो यहाँ के कौन से सबशेल्स होते हैं हमारे पास? टेल मी द नेम ऑफ द सबशेल्स. एसपीडीए. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए क्या याद कराएगा? ऑड नंबर्स लिख लो, और इनको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ. ओके, सो दैट मीन्स हाफ फिल्ड का मतलब इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए हाउ मेनी 3 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 5, और इसको चाहिए 7, इसको चाहिए कितने 2, इसको चाहिए 6, इसको चाहिए 10, और इसको चाहिए 14. अब इसको अगर हम SPDF की कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे? दिस विल बी रिटन एज S1 एंड दिस विल बी रिटन एज S2. ये कैसे लिखोगे? P1, ये P3 एंड P6, P3 एंड P6. ये कैसे लिखेंगे? D5 एंड ये लिखेंगे D10. ये कैसे लिखेंगे? F7 और ये लिखेंगे F14, है ना. अब बताओ S1, हमें ये वाली कॉन्फ़िगरेशन सपोजिंग नहीं आती है, तो हम कैसे लिखेंगे? जब हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो? टेल मी द बैलेंस इलेक्ट्रॉन. S1 का मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो? कितने बैलेंस? 1, ठीक है. तो ये कंडीशन आएगी. यहाँ कब आएगा? जब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाए. ये कब आएगा? 3, 13 + 2. तो ये कब आता है? जब हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो? 5. और ये कब आता है? जब हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हो? 8. मतलब ये कौन सी कंडीशन है? इनर्ट गैस वाली. तभी तो इनर्ट गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना नियर टू इम्पॉसिबल है, ठीक है. ये कब आएगा? मतलब ये तुम्हारे लिए कब कहाँ आता है? लाइक S2D5, ठीक है. ये वाला तुम्हें नहीं आता. सो टेल मी, कब कौन सा ग्रुप नंबर होता है जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं? विच ग्रुप नंबर? ये कौन सा ग्रुप नंबर होगा? इट विल बिकम ग्रुप 2. मतलब हमें इन ग्रुप्स पे एक ध्यान देना है. ये कौन से ग्रुप नंबर पे आएगा? कौन से पे आएगा? 10 ऐड करते थे ना, तो ये कौन सा होगा? ग्रुप 15. ये कौन सा होगा? ग्रुप 18. ये कौन सा होगा? ग्रुप 7. और ये कौन सा होगा? ग्रुप 12. और ये तो दोनों ही ग्रुप एक ही में लाई करते हैं, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 3. मतलब जैसे ही तुम्हारे पास ग्रुप 2 आए, ग्रुप 15 आए, ग्रुप 18 आए, तो समझ जाना कि यहाँ पर एक्सेप्शन लगने वाला है, ठीक है. अलार्मिंग बेल बजनी चाहिए कि यहाँ पर हमें एक्सेप्शन वाली चीज़
लगानी है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये ग्रुप स्पेसिफाई करके तुम्हें यहाँ पर मेंशन कर दिए, सो दैट यू कैन ईजिली रिलेट कि कब हमें एक्सेप्शन, कौन से ग्रुप्स पे हमें एक्सेप्शंस को पुट ऑन करना है। इट इज़ बेसिकली ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15 जहाँ पर हमारा एक्सेप्शंस लगेगा, मतलब ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15 ज़्यादा याद रखना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमसे S&P के लिए पूछे जाते हैं, ग्रुप 2 और ग्रुप 15 में हमें यहाँ एक्सेप्शंस लगाना है। गेटिंग इट? ठीक है, सो अगर सपोजिंग किसी ने मुझे बोला कि चलो अरेंज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को आयनाइजेशन पोटेंशियल के हिसाब से एटम्स को अरेंज करते हैं, तो चलो हम लोग यूज़ कर लेते हैं लाइक सेकेंड पीरियड या थर्ड पीरियड ले लेते हैं। ठीक है, सो सपोजिंग थर्ड पीरियड ले लिया, सो टेल मी व्हाट आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट। ग्रुप थर्ड में कौन कौन से एलिमेंट हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, फिर कौन सा प्रेजेंट है? 3 से 12 एब्सेंट है, फिर यहाँ पे आ गए एल्यूमिनियम, फिर क्या आ जाएगा? यस, बोलो क्या आएगा? कम ऑन, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, यस, आर्गन अभी नहीं कर रहे हैं। सो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 13, 14, 15, 16, 17। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब क्योंकि हमें वाला मेथड नहीं आता तो हम सिंपल लिखते हैं 281, 282, ये क्या हो जाएगा? 283, 284, 285 एंड 286, 287। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बताओ कितने आ रहे हैं? इन ऑल द केसेस द नंबर ऑफ ऑर्बिट इज 3। मतलब मेरी पहली कंडीशन तो फेल हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज़्यादा होते, डिफरेंट होते, तो मैं वहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लगा सकते थे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही चॉइस बची, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाली कंडीशन। सो आई कैन सी एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सी, atomic number is increasing left to right, that means Z effective is increasing from left to right, and Z effective is directly proportional to ionization potential. So tell me what will be the order of ionization potential? किसका कम होगा और किसका ज़्यादा होगा? Tell me what will be the order of sodium will be max. minimum, yes, minimum, and फिर ओके, सो तुम्हारे हिसाब से मतलब ऑर्डर क्या लिखना चाहिए? देन यू शुड राइट, इट शुड बी सोडियम का कम क्योंकि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिका, then phosphorus, then sulfur, and then chlorine. A normal person will write like this. Any kind of normal person will write like this. But you know, यहाँ पर हमारे पास एक और फैक्टर लगेगा। वो कौन सा फैक्टर लगेगा? फर्स्ट फैक्टर ये लगेगा, और दूसरा फैक्टर लगेगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ, यस वेरी गुड, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। सो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि कहाँ पे लगता है हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, जब हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर 2 हों या फिर 55 हों। मतलब ग्रुप 2 में लगेगा और ग्रुप 15 में लगेगा, ग्रुप 2 में लगेगा और ग्रुप 15 में लगेगा। सो ये है, देखो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर एक एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, दिस इज़ फुल्ली फिल्ड एंड दिस इज़ हाफ फिल्ड। तो कहने का सेंस बस इतना है, इतनी सी प्रॉब्लम आएगी कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेगा क्योंकि तुम उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, एल्यूमिनियम विल लूज द इलेक्ट्रॉन ईजिली, क्योंकि उसको ये लगेगा अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इट विल कन्वर्ट इनटू फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स मोर स्टेबिलिटी। सिमिलरली फॉस्फोरस नहीं लूज करेगा, रेजिस्ट करेगा, लेकिन सल्फर इजीली लूज कर देगा कंपेरेटिव टू फॉस्फोरस, बिकॉज इफ इट लूजेस इट विल कन्वर्ट टू हाफ फिल्ड। एक्चुअली देखो, देखने में लगता है एक नॉर्मल स्टूडेंट जो ऑर्डर लिख के आएगा वो ऐसे लिख के आएगा, ठीक है, बट तुम्हें पता है मैग्नीशियम शोज
what is the problem with magnesium? Magnesium is going to show fully filled orbital, that means extra stability. So you can say यहाँ पे हमें एक एक्सेप्शन याद रखना है, group 2 elements show extra stability. And what is the reason for this extra stability? Due to fully filled orbitals. Okay, whereas जो group 3 है या 13 है, whereas group 13 wants to lose the electron easily, loses electron easily. क्यों easily? क्योंकि उसको ये दिखता है कि अगर मैंने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो मैं फुल्ली फिल्ड में या एक्स्ट्रा स्टेबल में कन्वर्ट हो जाऊंगा. देखो 3 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और मुझे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिल जाएगी. सो उसको लालच लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन को हम ईजिली मूव करते हैं. सो लूजेस इलेक्ट्रॉन ईजिली बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन it will achieve fully filled orbital configuration. Will achieve fully filled orbital का configuration, and fully filled orbital का configuration means more stability. It means more stability, isn't it? So इसी को हम लोग करते हुए, मतलब देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ. सो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम ऑलरेडी फुल्ली फिल्ड है, और एल्यूमिनियम क्या है, 3 में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 3 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इट विल अचीव फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. सो बताओ कौन इलेक्ट्रॉन यूज़ करने को बहुत ईजिली तैयार होगा? इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन. ये स्टेबल है, ऑलरेडी स्टेबल है, एंड इट विल अचीव स्टेबिलिटी. तो ये तो बिल्कुल मतलब बैठा हुआ है कि बस आओ मेरा इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ, और ये तुम्हें बिल्कुल मतलब बहुत परेशान करने वाला है. सो दिस विल लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली क्योंकि इट विल अचीव, एंड दिस विल रेजिस्ट लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स. यू विल गेट लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. सो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी से निकालना पड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा. सो यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल कंपैरेटिवली लो हो जाता है और इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कंपैरेटिवली हाई हो जाता है. फाइन. सो क्या हो जाता है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है जो हमने ऐसे सिंबल लगाया है, ये सिंबल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस सिंबल, द करेक्ट सिंबल विल बी दिस वन. Correct symbol will be this one. Why? Because it will achieve extra stability factor. तो वो देने को तैयार है, और ये इसकी स्टेबिलिटी तुम डिस्टर्ब करा रहे हो तो वो देने को तैयार नहीं है. तो इन दोनों में चेंज जाता है, मतलब ग्रुप 2 अपने राइट वाले पार्टनर से ज़्यादा हो जाता है. ग्रुप 2 अपने राइट वाले पार्टनर से ज़्यादा हो जाता है. सिमिलरली सेम थिंग विल हैपन विद फॉस्फोरस. ग्रुप 15 अपने राइट वाले पार्टनर, मतलब यहाँ तक फ़र्क नहीं जाता है, सिर्फ जस्ट एडजेसेंट नेबर पे जाता है, वो अब उससे ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल शो करने लगता है. फाइन. सो सेम रीज़न तुम्हारे पास आएगा जब हम लोग ग्रुप 15 की बात करेंगे. सो ग्रुप 15 में फिर से वही रीज़न आएगा. क्या रीज़न आएगा? ग्रुप 15 एलिमेंट्स, इनके पास क्या है, have fully filled orbitals, sorry, have half filled orbitals, half filled p3 orbitals. और half filled orbitals का मतलब, half filled orbitals का मतलब, यश are you there? Group 15 elements will have half filled orbital, that means फिर से वो रीज़न आ गया, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. सो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मतलब डिफ़िकल्टी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. वेयर एज ग्रुप 16 सॉरी, इनके पास कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, हैव P4 कॉन्फ़िगरेशन. P4 मतलब
लो स्टेबिलिटी, लो स्टेबिलिटी, फाइन। लेकिन अगर P4 में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया जाए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इट विल कन्वर्ट टू P3, तो इट मीन्स अगेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। तो क्या है, ग्रुप 16 बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है, वेयर एज ग्रुप 15 विल रेजिस्ट गिविंग द इलेक्ट्रॉन। कैन यू अंडरस्टैंड द रीजन नाउ? ग्रुप 15 ऑलरेडी हाफ filled, already it is half filled and it is extra stable, whereas group 16 के साथ प्रॉब्लम क्या है, it is in others, others means low stability, but if it is losing, if it loses 1 electron, it will convert to half filled। तो इसको बहुत टेंशन है कि मतलब मेरे से इलेक्ट्रॉन ले जाओ ताकि मैं कन्वर्ट हो जाऊँ टूवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी। सो ऑब्वियसली इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन ईजिली, ओके, लूज इलेक्ट्रॉन ईजिली, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिख रही है, और इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मतलब आराम से बैठा है और तुम उसको दिक्कत कर रहे हो, मतलब सोने से जगा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो तो जल्दी जागने वाला नहीं है। यहाँ पे मिलेगा रेजिस्टेंस टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। सो इसकी वजह से इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कंपैरेटिव वैल्यू से लो हो जाता है। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाता है, फिर से हमारे पास एक एक्सेप्शन आता है, इसका ज़्यादा और इसका कम। ठीक है, सो कैन यू अंडरस्टैंड द रीज़न? सो अगर मुझे इस चीज़ को सही से लिखना होगा, अगर मुझे आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर ठीक से लिखना होगा, तो हाउ विल आई राइट? सोडियम एज यूजुअल कम रहेगा, फिर आना चाहिए था मैग्नीशियम, बट आएगा कौन, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम का इंक्रीज कर जाएगा ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलिका ऐसे ही रहेगा। फिर आ गया फास्फोरस, फास्फोरस मतलब फिर ट्रबल, सो मतलब सल्फर पहले आ जाएगा, फास्फोरस मुश्किल से देगा, एंड लास्ट में ऑब्वियसली हैलोजेंस सबसे ज़्यादा शो करेंगे। तो देखो ये अपने राइट वाले पार्टनर से चेंज हो गया और ये अपने राइट वाले पार्टनर से चेंज हो गया, यहाँ पे ये चेंज आएगा। कोई डाउट बोलो अनम्यूट कर करके, अगर फिर से कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो। ठीक है, सो नाउ डू इट फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। अगर ये समझ में आ गया है तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए तुम मुझे खुद से करके बताओ। तो सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इनमें से पहले हाईलाइट कर दो कहाँ प्रॉब्लम आएगी, कौन एक्सेप्शंस में आएंगे, विच वन विल बी द एक्सेप्शंस वन, कहाँ पे होगा, कहाँ पे एक्सेप्शन होगा बेटा, बेरिलियम में एंड ग्रुप 15 में, नाइट्रोजन में, मतलब जिसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए और जिसके आउटर मोस्ट में 5 आए, वहाँ पे एक्सेप्शन। और चेंज किसके साथ करना है, उसके राइट वाले पड़ोसी के साथ, किसके साथ, राइट वाले पड़ोसी के साथ। ठीक है, बाकी चेंज प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसका, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर, लिथियम आना चाहिए, बेरिलियम, लेकिन कौन आएगा, बोरॉन, फिर बेरिलियम, देन अगेन हु विल कम, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोरॉन के बाद कौन है, कार्बन, ले आओ कोई दिक्कत नहीं, फिर नाइट्रोजन के साथ चेंज, किसका आएगा, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, एंड लास्ट फ्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन नॉट क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। सो फिर से देखो क्या करना है, जहाँ जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 आ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके भी 2 आ रहे हो या 5 हैं, उनको क्या करना है, अपने राइट वाले पड़ोसी के साथ चेंज कर देना है, राइट पड़ोसी। ठीक है, क्योंकि राइट पड़ोसी इजीली देने को तैयार हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और वो रेजिस्ट करेगा ड्यू टू फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस। कैन यू फॉलो दिस? तो हमारा एक्सेप्शन कहाँ पे बना, यहाँ पे बना, इसने राइट वाले से चेंज कर लिया, और ऑक्सीजन नाइट्रोजन के राइट में लाई करता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर
आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, वाई नाइट्रोजन शोज हायर ऑक्सीडेशन हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल दैन ऑक्सीजन, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। ये एक्सेप्शन समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। दूसरी डायरेक्शन में हम कैसे मूव करते हैं? व्हाट इज द नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट? हम मूव करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यस, फ्रॉम टॉप टू बॉटम along the group, from top to bottom along the group. ओके, सो यहाँ पर हम लोगों का चेंजेस क्रिएट होंगे, वो हम लोग करते हैं। तो जैसे कोई भी ग्रुप ले लो, सपोजिंग आई चूज ग्रुप 1 ले लेते हैं। सो ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट्स होंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ऐसे आएंगे। ठीक है, फ्रांसियम मैंने इंक्लूड नहीं किया। अब इसकी लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने एक तरीका तो तुम्हें बता ही दिया था। इसकी क्या हो जानी है? 2,1, फिर मैजिक नंबर है 8, फिर मैजिक नंबर है तुम्हारा फिर से 8, फिर मैजिक नंबर है क्या? 18, फिर 8 and 1, एंड फिर मैजिक नंबर क्या है? 8 and 1। तो ये तुम्हारे हो गए। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, तो यहाँ कितने ऑर्बिट्स आ रहे हैं? 2, 3, 4, 5, 6। मैंने क्या बताया था? पहली कंडीशन जो हमने पढ़ी थी आयनाइजेशन पोटेंशियल की, फर्स्ट कंडीशन क्या थी? आयनाइजेशन पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन atomic radius, and we can see there is a continuous increase in the atomic radius due to the addition of an extra energy level. Atomic radius increases due to the addition of extra energy level. Can we say like this? So tell me by this what do you mean? और हमने पढ़ ही लिया था कि ionization potential is indirectly related to atomic radius. So tell me group 1 में what will be the order of ionization potential for group 1? क्या हो जाएगा? सीजियम से yes, सबसे easily निकल जाएंगे एज कम्पेयर टू, मतलब क्या हो जाएगा? लिथियम में सबसे मुश्किल होने वाली है, देन सोडियम, देन पोटेशियम एंड देन रुबीडियम। ठीक है, अगर मैं तुम्हें इस विदाउट एनी एक्सेप्शन सब में आराम से अगर इसी चीज़ को ग्रुप 2 के लिए बोलूँ तो क्या हो जाएगा? बेरिलियम, देन क्या है? मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्शियम एंड देन बेरियम। ठीक है, किसी में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर ग्रुप 14 के लिए करें, ये ग्रुप 1 हो गया, फिर ये ग्रुप 2 के लिए कर दिया। फिर अगर तुम ग्रुप 14 के लिए करो तो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स क्या होते हैं? कार्बन, सिलिका, जर्मेनियम, फिर टिन, फिर लेड। ओके, सपोजिंग तुम हैलोजेंस फैमिली के लिए करना चाहते हो ग्रुप 17 के लिए, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन का साइज बड़ा, इसलिए। एंड देन इफ यू वांट यू कैन राइट, सब में ऐसा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कौन करेगा? बताओ, प्रॉब्लम कौन करेगा? कौन सा ग्रुप प्रॉब्लम करेगा? जिसने एटॉमिक रेडियस में भी प्रॉब्लम की थी। किसने की थी प्रॉब्लम? यस। तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन तो आएगा, बिना एक्सेप्शन के तो हम पढ़ ही नहीं सकते पीरियोडिक टेबल, और क्वेश्चन भी एक्सेप्शन से ज़्यादा आते हैं। कहाँ पर आएंगे? ग्रुप 13। जिसने एटॉमिक रेडियस में भी प्रॉब्लम की थी वो आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एटॉमिक रेडियस। तो ग्रुप 13 हमारा एक्सेप्शन बनेगा। अब क्या बनेगा एक्सेप्शन, वो देखते हैं। एक्सेप्शन क्या था? हमने जब ग्रुप 13 एलिमेंट्स पढ़े थे, सो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में हमारे पास आते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम एंड थालियम। ठीक है,
इनकी लिखते हैं अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है 2,3, 2,8,3। अब इसकी लिखोगे तो क्या 2,8,18, सॉरी 18, ओके, एंड देन 3। फाइन थर्ड शेल में 13, मैंने कोई एलिमेंट स्किप कर दिया है क्या? 13 के बाद 3, हाँ ठीक तो है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इट विल बिकम 2, 8, 18, फिर 18 एंड 3। क्या बेटा देखो, तो यहाँ पर लिखते तो क्या हो जाएगा, फिर 2, 8, 18, 32, देन 18 एंड 3, इस वे में आएगी। मैजिक नंबर से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख ले रहे हैं। सो नाउ टेल मी, यहाँ पहली बार आया 18 इलेक्ट्रॉन्स। 18 इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से आते हैं? फर्स्ट टाइम 18 इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से आए? मतलब पहली बार आया डी सबशेल, एंड डी सबशेल क्रिएट्स इनइफेक्टिव शील्डिंग, और इनइफेक्टिव शील्डिंग की वजह से क्या आता है? व्हाट वाज द फैक्टर ड्यू टू इनइफेक्टिव शील्डिंग? contraction, and that contraction is called as, yes, that contraction is called as transition contraction। अभी याद आ रहा है सब कुछ? ठीक है। एंड पहली बार यहाँ पर 6th पीरियड में आए एफ सबशेल। ना एफ सबशेल भी करते हैं क्या? इनइफेक्टिव शील्डिंग। नाउ ड्यू टू इनइफेक्टिव शील्डिंग फिर से कॉन्ट्रैक्शन आता है, और इस कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? यस, दिस इज कॉल्ड एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। वेरी गुड। तो अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गए थोड़े थोड़े, ठीक है। अब इनकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है? इसका एटॉमिक नंबर है 5, इसका एटॉमिक नंबर है 13, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 31, ठीक है। अभी इसका एटॉमिक नंबर खुद से बताओ क्या आएगा। मतलब सपोजिंग तुम्हें पीरियोडिक टेबल लर्न करना है, एटॉमिक नंबर निकालना है, तो तुम बताओ मुझे क्या बताओगे, कैसे बनाओगे इसका एटॉमिक नंबर? मैं तुमसे लर्न करने को नहीं बोलना चाह रही हूँ, आई वॉन्ट टू डू इट लॉजिकली। सो टेल मी व्हाट विल बी दी। 49। कैसे किया? +18, ठीक है, यस +18, तो ये कितना हो जाना है 49। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 32 का। तो टेल मी थैलियम का एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 32 ऐड करो, कितना आ रहा है? यस 81। वेरी गुड। अब चेक भी कर लेना पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। सो ये हो गए इनके एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। अब बताओ व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स? ये तुम्हें कराया था। व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स? एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13 हमने पढ़ा था ना। बोरॉन सबसे छोटा है, होना चाहिए था एल्यूमिनियम को, लेकिन गैलियम उससे छोटा बन गया, देन एल्यूमिनियम, देन इट वाज इंडियम, एंड देन थैलियम शो अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज। नाउ व्हाई इज गैलियम बिकमिंग स्मॉलर देन एल्यूमिनियम? व्हाट वाज द रीजन? ये तुम्हारा एटॉमिक नंबर 5 था। यस, despite of higher, this is having high effective nuclear charge. See, high effective nuclear charge. High effective nuclear charge means effective nuclear charge of gallium is greater than that of aluminium, because effective nuclear charge किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे। सो देख लो, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और ये ज़्यादा है। एंड सिमिलरली अगर हम लोग इसका इंडियम और थैलियम का कंपेयर करें, तो अभी तुमने देखा कि इसका एटॉमिक नंबर है 49 और इसका है 81। सो अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो किसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा? थैलियम का ज़्यादा है और इंडियम का कम है ना? ओके, एंड एटॉमिक रेडियस आर सेम, ओके, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बट इन दोनों कॉम्बिनेशंस के एटॉमिक रेडियस सेम है। तो मैंने तुम्हें कराया था जब एटॉमिक रेडियस वाली कंडीशन फेल हो जाए, इन दोनों कॉम्बिनेशंस के एटॉमिक रेडियस सेम आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। सो मैंने क्या बोला था, जब एटॉमिक रेडियस वाली कंडीशन फेल हो जाए
सो कौन सी कंडीशन लगाते हैं? जब फर्स्ट कंडीशन फेल हो जाती है तो हम कौन सी कंडीशन पे जाते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई क्योंकि एटॉमिक रेडियस सेम आ रहे हैं। क्यों सेम आ रहे हैं? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो हम जा रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? What is the relationship between effective nuclear charge and ionization potential? It is directly proportional. Yes. So tell me what may be the correct order of ionization potential? Generally क्या होता है? Ionization potential decreases on moving down the group. So जो एक नॉर्मल पर्सन होगा वो क्या लिखेगा? बोरॉन से निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, एल्यूमिनियम से फिर एक नॉर्मल पर्सन ऐसे लिखेगा। जनरली इट डिक्रीजेज अलोंग द ग्रुप। ओके, सी हम लोगों ने किया, इट वाज डिक्रीजिंग अलोंग द ग्रुप, इजंट इट? बट बिकॉज ऑफ द एक्सेप्शनल थिंग इन द एटॉमिक रेडियस ये हमारा ऑर्डर गलत हो जाएगा और हमारा जो करेक्टेड ऑर्डर आएगा क्या हो जाएगा? गैलियम का बड़ा हो जाएगा, गैलियम विल बी हायर and यहाँ पे थैलियम will be higher because they have same radius. Okay, approximately same radius और इनका same radius है, तो ये order हमारा change हो जाएगा। Can you follow the? Yes. समझा? So यहाँ पर on moving down the group सिर्फ group 13 में exception आएगा and on moving left to right group 2 and group 15 में exception आएगा। So अगर मैं इसको रफ पीरियोडिक टेबल पे रिप्रेजेंट करूँ, इफ आई एम डूइंग इट इन अ रफ पीरियोडिक टेबल, सो व्हाट हैपेंस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट? व्हाट हैपेंस टू आयनाइजेशन पोटेंशियल? इट इंक्रीजेज, बट दिस इंक्रीजेज नॉट ग्रेजुअल, क्योंकि हमें एक्सेप्शन देखना पड़ता है। एक्सेप्शन कहाँ आता है? ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 में। एंड इफ आई मूव टॉप टू बॉटम अगेन आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेज, बाकी कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ कहाँ पे देखना है? ग्रुप 13 में आएगी प्रॉब्लम। यहाँ पे नॉट ग्रेजुअल, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 15 प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सॉरी मेरा, ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है और यहाँ पर किसकी वजह से प्रॉब्लम आती है? ग्रुप 13 में ड्यू टू ट्रांजिशन एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। तो यहाँ पे इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऊपर से नीचे आने पर ग्रुप 13 पे फोकस करना और यहाँ आने पर ग्रुप 2 से 13 पे फोकस करना। सो टेल मी हु विल हैव द मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल? किसका मिनिमम होगा? देखो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा उसका क्या होगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगा और सबसे छोटा और सबसे राइट में यहाँ पे जो होगा उसका मैक्सिमम हो जाएगा। So tell me minimum ionization potential in the periodic table किसका होगा? फ्रांजियम और सीजियम। ठीक है, कुछ लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं। सो मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका आने वाला है? फ्रांजियम दिया है तो फ्रांजियम लिख देना और सीजियम हो सकता है। और मैक्सिमम किसका आने वाला है? हाइड्रोजन और हीलियम? हीलियम, क्योंकि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। ओके, जब हमने एटॉमिक रेडियस के लिए किया था तो वैन डर वाल्स एंड कोवेलेंट होने के कारण चेंज हो गया था, बट यहाँ पे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होने के कारण हीलियम हैज हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोजन। सो इन द होल पीरियोडिक टेबल this will be the change. Okay, and now tell me in a period who will have the minimum ionization potential? एक पीरियड में मिनिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका आएगा? एक पीरियड में मिनिमम किसका आएगा?
alkali metals, और यू कैन से मिनिमम किसका आएगा, ग्रुप 1 का, ठीक है, और मैक्सिमम किसका आएगा, हैलोजेंस और ग्रुप 17। यस देखो अगर हैलोजेंस बोला जाए तो हैलोजेंस का आएगा, लेकिन अगर इनर्ट गैसेस दी हैं तो एक्चुअली इनर्ट गैसेस का मैक्सिमम होगा ड्यू टू फुल्ली फिल्ड P6 कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ग्रुप 18 का होना चाहिए, बट अगर ग्रुप 18 इंक्लूडेड नहीं है, जैसे हम लोग जनरली क्वेश्चंस में नहीं आती है, और हमने भी यहाँ पर देखो ग्रुप 18 हमने इंक्लूड नहीं करी थी। अगर मैंने इंक्लूड की होती तो ऑब्वियसली वो इससे भी हायर हो जाता, ठीक है। सो उसका सबसे हाईएस्ट हो जाता। सो अगर ये है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं दी हुई है देन यू कैन से, फिर तो हमारे पास हैलोजेंस ही ऑप्शन बचेंगे। कैन यू फॉलो दिस, ठीक है, ओके। सो सपोजिंग आई गिव यू अ क्वेश्चन, okay, I give you a question, now do this. So arrange the following elements in increasing order of ionization potential, in increasing order of आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो मैंने अभी तक तुम्हें एक पीरियड के लॉन्ग कराया है, एक ग्रुप के लॉन्ग कराया है, कभी जम्बल्ड नहीं कराया है। तो अब हम लोग जम्बल्ड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल बोरॉन, एल्यूमिनियम दे दिया, कुछ एलिमेंट्स बोलते जाओ, रैंडमली बोलते जाओ, पोटेशियम दे दिया, टेल मी कोई भी एलिमेंट्स बोलो बेटा, 20 तक के एटॉमिक नंबर में रैंडमली कुछ भी एलिमेंट्स बोल दो। नाइट्रोजन, ओके नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, ओके फास्फोरस, चलो ठीक है, चलो इतने करते हैं। सो जब भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करना है, मेक अ रफ पीरियोडिक टेबल, जस्ट मेक अ रफ पीरियोडिक टेबल। सो रफ बनाओ, रफली बना लो। सो क्या हो जाएगा, बोरॉन, मतलब यहाँ पे हमारे पास बोरॉन आएगा, बोरॉन के नीचे ही एल्यूमिनियम आ जाएगा, बोरॉन का पड़ोसी सिलिका आ जाएगा, पोटेशियम ग्रुप 1 एलिमेंट है, इधर चला जाएगा, नाइट्रोजन सिलिका, एल्यूमिनियम का पड़ोसी सिलिका आ जाएगा, नाइट्रोजन इधर चला जाएगा, इनका पड़ोसी इसके फिर क्लोरीन इधर, ठीक है। आई फॉरगॉट टू इंक्लूड, सपोजिंग आई एम इंक्लूडिंग ओवर हेयर मैग्नीशियम एज वेल। सो मैग्नीशियम को अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो मैग्नीशियम हमारा यहाँ आ जाएगा। तो हम रफ पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं, ओके। अब इनमें से आइडेंटिफाई कर लो, पहले सबसे पहले हाईलाइट कर लो एक्सेप्शन कौन से हैं, एक्सेप्शन कौन से होते हैं, एक पीरियड में कौन से होते हैं एक्सेप्शन, ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 वाला एलिमेंट और ग्रुप 15 वाला एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लो, ठीक है, ये एक्सेप्शन हो गए। अब देखो बोलो बोरॉन और नाइट्रोजन में वी नो ऑलरेडी when we move from left to right it will increase and top to bottom it is going to decrease except for group 13। so यहाँ जाने पर increase करेगा और यहाँ जाने पर decrease करेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल, ओके। तो बोरॉन और नाइट्रोजन का ऑर्डर लिखो तो बताओ किसका ज़्यादा होगा, बोरॉन का कम, नाइट्रोजन का ज़्यादा। इस वाली सीरीज़ का ऑर्डर लिख के बताओ, इस वाली सीरीज का ऑर्डर लिखो, इस पीरियड का ऑर्डर लिखो, क्या आएगा। यस, एनीवन टेल मी। नो डियर, यू डिड नॉट डू दिस, यही मिस्टेक मुझे देखनी थी। मैग्नीशियम इससे ज़्यादा, एक्सेप्शन, ठीक है। इसका एक्सेप्शन होना चाहिए था कौन, सल्फर, बट वो है नहीं तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो सल्फर के साथ चेंज करेगा, जस्ट नेबर से चेंज करना है, समझा ना, मिस्टेक समझा अभी अपना, गॉट योर मिस्टेक। सो एल्यूमिनियम का लोअर, फिर मैग्नीशियम, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर, एंड देन सिलिका, देन फॉस्फोरस। अगर सल्फर होता तो सल्फर पहले आ जाता, बट है नहीं तो हम क्यों लिखें, एंड देन क्लोरीन, एंड यहाँ पे पोटेशियम अकेला है। सो सबसे ईजिएस्ट किससे होगा निकालना, पोटेशियम से, देन किससे ईजियर होगा निकालना, एल्यूमिनियम से, फिर मैग्नीशियम ड्यू टू फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, देन सिलिका, देन फॉस्फोरस, देन क्लोरीन, एंड देन
बोरॉन एंड देन नाइट्रोजन, फिर सारे उनको क्लब कर दो. सो सी दिस विल बिकम योर ऑर्डर. ओके फाइन. सो डिड यू गेट द वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन? अगर एक अलॉन्ग द पीरियड या ग्रुप ना दिया हो, जम्बल्ड वे में दिया हो, तो तुम क्वेश्चन को कर पाओगे? यस मैम. अभी और ध्यान रखना एक्सेप्शन, इसीलिए आई जनरली राइट इंक्रीज बट डोंट राइट ग्रेजुअल, देयर विल बी एक्सेप्शंस. ये ध्यान रखना, नॉट ग्रेजुअल ध्यान रखना. ठीक है, यहीं पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं.